Welcome to my YouTube channel Career Capsule. Today we have a practice set third that is on economics. Guys, the practice set is mind blowing. It will let you know about the dentist of your preparation. If you are new on my channel, so do subscribe and hit the bell icon so that whenever I upload new video you will get notification immediately. Friends, I have already uploaded two practice sets, one on computer and another on GK with special reference to Jammu and Kashmir. If you have not watched them, please watch them. You will feel difference. Link will be in description. Guys, economics is deciding and game changing portion for JKSSB, as you have might noticed in Panchayat account assistant. So please put extra effort so that you will fetch good marks in economics. Plus, one more thing is I have maintained high standard in practice set. Don't get demoralized if you will not score well. So let us start today's practice set. Before going to main contents of video, let me start today's discussion with quote. Right, दोस्तों quote is here. तो मैं हमेशा डिस्कशन कोट से ही स्टार्ट करता हूँ. टुडे आई हैव अ कोट विद दैट आई वुड शेयर विद यू. Don't stop when you are tired. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Right, दोस्तों, I hope you will get motivation. It is a long journey, so enjoy this journey, but don't compromise with your studies. Be consistent with dedication. Inshallah you will get through success. So let us discuss today's practice set that is on economics. तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, बट आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे उसमें. दोस्तों, taken your syllabus under consideration, I framed this MCQ set after covering each and every line of your syllabus. So please pause video before going to answer the question, and please share your score with me. In this way I will also judge whether it was a practice set the of moderate level or it was extreme level. प्लीज़ शेयर योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन. तो आप कंजूसी कर रहे हो स्कोर शेयर करने में. दोस्तों, अपना स्कोर शेयर करिए मेरे साथ. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू. द स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन. दोस्तों, आपके सिलेबस में एक लाइन है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, एंड I think most important topic in the economics is monetary and fiscal policy. After studying each and every part of economics, so ultimately the goal is monetary and fiscal policy. Here you have a question on monetary policy. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं कहूँगा तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा होगा. सो हम जल्दी से इसको डिस्कस कर देंगे. यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड. दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स हैं और तीसरा भी है. आपको चूज़ द करेक्ट करना है. इन तीनों स्टेटमेंटों से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना होगा. तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं. हेयर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द इकानमी. यानी जो स्कोप्स है मॉनेटरी पॉलिसी के वो डिपेंड्स करते हैं लेवल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकानमी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो आपका आंसर क्या है? पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए. तो दोस्तों, इसका आंसर है यानी सी. दोस्तों, इसका आंसर भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर आपके डाउट्स होंगे तो इसका प्रैक्टिस सेट का तो यही मोटिव होना चाहिए कि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. तो जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनिए, तो आपके बहुत सारे डाउट्स और लूप होल्स कवर हो जाएंगे. तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपने पहले से ही इसके टूल्स वगैरह आपने
याद रखे होंगे, आई होप सो। बट हियर द क्वेश्चन इज डिफरेंट, स्कोप्स आपको बताने होंगे, डिपेंड्स यानी मोनेटाइजेशन, लेवल ऑफ। आंसर 1 और 2 ही है, क्योंकि जो स्कोप्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, तो अगर आपके मोनेटाइजेशन अच्छे से होगी, दैट मीन्स मोनेटाइजेशन क्या होगी कि इकानमी में जो मॉनेटरी है यानी मनी सप्लाई है, दैट इज़ पेनेट्रेटेड होली एंड सोली। तो बाटर सिस्टम कहीं पे भी नहीं होगा, यानी बाटर सिस्टम मीन्स कोमोडिटी, हम एक कोमोडिटी अगर यहाँ से टमाटो कोई देगा, यहाँ से हम आलू देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द बाटर सिस्टम। अगर ऐसा सिस्टम होगा देन स्कोप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल इज़ ऑल अबाउट मनी सप्लाई, राइट। तो जब बाटर में ट्रेड होगा तो इसके स्कोप्स कम होते हैं, लिहाजा इट डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन। अगर मोनेटाइजेशन अच्छी खासी होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी के काफ़ी चांसेस बनते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दूसरा है लेवल ऑफ डेवलपमेंट आप फाइनेंशियल मार्केट। हाँ दोस्तों, अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग होगा ओबियसली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आपने एक उसमें एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, यानी टूल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं इनमें कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, यानी सिक्योरिटीज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो एब्जॉर्व और इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, ये पॉसिबल तब भी होगा जब आपके पास इतना वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल मार्केट होगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्कोप बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि अगर मार्केट में यानी सिक्योरिटीज़ ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगे तो हाउ कुड ए मॉनेटरी पॉलिसी बी सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो इट नेवर डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसको इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर 1 और 2, ओनली 1 और 2 आर करेक्ट। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा, तो मैंने काफ़ी ट्राई की आपको अच्छे से मैं इसको समझाऊँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स, यानी मॉनेटरी पॉलिसी किन चीज़ों को इफेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन को, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। यानी आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो चूज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है डी पार्ट, यानी पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। हर एक जो भी यहाँ पे दिया गया है ये इफेक्ट होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड सेविंग। तो लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सकता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो स्टिल आई विल ट्राई। प्रोडक्शन पे तो इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ यानी उनकी जो बैंक रेट्स या ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाकी बाकी CRR, SLR, तो ये जब चेंज होते हैं तो ओबियसली ये इम्पैक्ट करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट होगा, सेविंग पे भी होगा। इन्वेस्टमेंट पे कैसे, क्योंकि जब बैंक रेट कम होगी तो आपका जो बैंक रेट होगा कम, यानी आपको लोन सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो अगर आपका लोन सस्ते दाम में मिल जाएगा तो यू विल एक्सपेंड योर बिजनेस, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन यानी कमर्शियल बैंक से लाओगे, देन ओनली यू विल एक्सटेंड योर प्रोडक्शन। तो सेविंग में भी सेम है, क्योंकि आप सेविंग, जब आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, तो सेविंग अगर ज़्यादा होगी तो ओबियसली आप क्या करोगे, कंजप्शन कम, देन ओनली यू कैन इंक्रीज योर सेविंग। दोस्तों ये सिंपल है। तो इस तरह से ये चारों के चारों इफेक्ट होते हैं। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़, तो स्टैंडर्ड अच्छी खासी हैं, तो अगर आपका नहीं आ रहे हैं ज़्यादा भी तो स्टिल आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे यहाँ पे। तो मेरा कोशिश यही है कि I will not ask you some the questions that are simple like what is GDP. So everyone knows. So what is the fun of asking these questions? No, the motive of the practice set should be to acknowledge your mistakes and your loopholes, right? So here I am trying best to let you know the dentist of your preparation, where you are lacking, where you need more efforts. So this is the motive, and बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, बट बिकॉज मैंने ये इसको डेलिबरेटली एक हाई स्टैंडर्ड का रखा है,
तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा पंचायत में उन्होंने अच्छा खासा स्टैंडर्ड रखा था, सो दैट इज़ वाई मैंने भी इसमें अच्छा स्टैंडर्ड रखा, क्योंकि ये जो इकनॉमिक्स है उन्होंने बहुत कोर एज वेल एज इंडियन इकानमी उन्होंने रखी है। तो इन दिस वे द स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज़ वेरी बिग, डोमेन उनका सब ज़्यादा बन रहा है, तो दे कैन फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम एनी वायर। So please work hard for this economic portion. It will be the game changer in your preparation. So here next question is objectives of monetary policy are। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस। तो यहाँ से आपको चूज़ करना होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या है इसमें? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव इसके मॉनेटरी पॉलिसी के जो है प्राइस स्टेबिलिटी, हाँ दोस्तों प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, तो सोशल जस्टिस। प्राइस स्टेबिलिटी आपको पता ही है, तो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लिक्विडिटी। जब भी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे होंगे तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है दोस्तों, सो टू रिड्यूस द प्राइसेस आर टू मेक ए प्राइस स्टेबल, जो आरबीआई क्या करता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं टू एब्जॉर्व दिस लिक्विडिटी, टू एब्जॉर्व दिस एडिशनल मनी, लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उसके पास बैंक रेट है। तो अगर उसको एब्जॉर्व करनी होगी लिक्विडिटी, ये क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाय करे या सेल करे? जी दोस्तों, तो ये क्या करेगा? डी जी, बाई तो नहीं करेगा, ये सेल करेगा। ओपन मार्केट जो सिक्योरिटीज़ होंगी तो उनको ये सेल करेगा, ताकि जो भी एडिशनल मनी इकॉनमी में है वो एब्जर्व हो जाए। तो अगर उसको लिक्विडिटी कम करनी होगी ताकि प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा, प्राइसेस को कम करना होगा, तो उसको क्या करना होगा कि जो भी बैंक रेट हैं उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना कि प्राइसेस इज़ डायरेक्टली, यानी प्राइसेस इफेक्ट होते हैं चेंज इन मनी सप्लाई। हाँ दोस्तों, मनी सप्लाई चेंज होगी तो इट इफेक्ट्स प्राइस, यानी मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो लिहाजा प्राइसेस इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई कम होगी, अगर मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगा, दैट मीन्स प्राइस क्या? प्राइस फॉल होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का है या दोस्तों, यानी अगर बैंक रेट हम कम करेंगे, बैंक रेट अगर फॉल होगी, तो जो भी लोन होंगे वो सस्ते होंगे। द प्रोड्यूसर्स विल फील दैट नाउ दे आर गेटिंग लोन एट कंसेशन रेट आर एट लो रेट, तो दे विल अप्रोच टू द बैंक्स एंड विद दिस दे विल एक्सटेंड देयर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट इज द सोशल जस्टिस। लिटिल बिट क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन का, यानी ऑल ऑफ द अबव। ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो ही विल मार्क ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसमें थर्ड भी है। लेट मी एक्सप्लेन वाई थर्ड इज़ आल्सो। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज़ होता है, उसमें प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग भी होती है। तो कुछ सेक्टर्स प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, लाइक एग्रीकल्चर होता है, हाउसिंग होती है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, सैनिटेशन। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें बैंक्स को, यानी एट सब्सिडाइज रेट पे लोन देना होगा एट 4%, लाइक दैट। तो इसमें हो गया, ये हो गया जस्टिस, सोशल जस्टिस हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? कौन कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी? आपने पढ़ी होगी फिजिकल पॉलिसी, तो आपका आंसर क्या है इसमें? 4 का डी है, यानी 200 सारे के सारे हैं। एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू, टैक्सेशन एंड डेट, ये सारे की। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मैंने ये रखा है इसलिए क्योंकि ये चारों के चारों आपको याद रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएबल्स दैट वर अफेक्टेड बाय फिजिकल पॉलिसी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जो फिजिकल पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं। पहला आपके पास है पर्सनल प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आपको यहाँ से चूज़ करना होगा कौन सा आंसर है इसमें। तो क्या है आपका आंसर 5 क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों फिजिकल पॉलिसी से हर एक वेरिएबल अफेक्ट होगा ऑब्वियसली। पहला हमारा है डिस्पोजेबल इनकम। हाँ डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि जब आपका जो इनकम टैक्स लगेगा तो इट इफेक्ट योर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी कि जो आपके हैंड में रेडी होगी, यानी टू बाय आर सेल समथिंग, लाइक नो टू परचेज समथिंग, जो रेडी होगी आपके हाथ में आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस। तो अगर फिजिकल पॉलिसी से तो डिस्पोजेबल इनकम पे
इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंजप्शन पे भी पड़ेगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी होगा, क्योंकि इम्पोर्ट्स में टैरिफ्स हम लगाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे हाँ इफेक्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स आंसर इज डी। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, थोड़ा जो ये पेपर मैंने सेट किया है तो कंसेप्चुअल ज़्यादा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर आपने इसमें 22 क्वेश्चन हैं, अगर इफ़ यू हैव स्कोर्ड 15 मार्क्स, तो अगर आपने 15 मार्क्स इसमें स्कोर किया, स्टिल योर प्रिपरेशन इज़ गुड, स्टिल आई कैन से। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। तो विच आर द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पे ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, कौन सा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। तो यहाँ से आपको चूज़ करने होंगे चारों में से, ए, बी, आर, सी, आर, डी। तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? सी, इसका है सी, यानी इसका सी आंसर है दोस्तों सी में है आपका 3 और 4। 3 और 4 है इसका आंसर। तो आपको याद रखना होगा 3 और 4। तो लेट मी एक्सप्लेन वाई। तो दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रिसोर्स मोबालाइजेशन, हाँ ऑब्वियसली, तो ये तो फिस्कल पॉलिसी का, क्योंकि मोबालाइज रिसोर्सेज ओवरऑल जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं वो तो मोबालाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि जो भी फिस्कल पॉलिसी होती है कि उसके पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, दे आर अलोकेटेड इन अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स मोबालाइजेशन। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ दोस्तों ये बताइए, आपकी फिस्कल पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी? नहीं, ये तो डिक्रीज करेगी। उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा न कि इंक्रीज। दैट मीन्स दिस वन इज इनकरेक्ट। तो रिड्यूस इक्वलिटी, नहीं, इक्वलिटी तो हमें, यानी हमें रिड्यूस इनइक्वलिटी करनी थी, नहीं ये तो गलत। इन दिस वे 3 and 4 आर रॉन्ग, दैट इज़ वाई आंसर इज सी दोस्तों। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मैंने डाइवर्सिटी रखी है क्वेश्चन में, तो मैंने आई पुट लॉट ऑफ लेबर एंड टाइम टू फ्रेम दीज ट्रिकी एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, क्योंकि इन दिस वे यू विल कंपेयर यूर सेल्फ विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर लॉन्ग टाइम। अगर उनके साथ आप इसको शेयर करोगे, उसका भी स्कोर पूछोगे, उसने इसमें कितना किया, आपका कितना हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू कंपेयर यूर सेल्फ एज कम्पेयर टू यूर फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा अगर आपने कम प्रिपरेशन की हुई। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको कम से कम ये पता लगेगा कि मेरे फ्रेंड ने ज़्यादा स्कोर किया, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, जैसा इसको शेयर करिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज़, एक साइड से आपका मार्केट है, दूसरी साइड से आपका इंडिफरेंस करंट। दोस्तों इंडिफरेंस करो का यानी एक लाइन है वहाँ पे, तो लास्ट टाइम भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो दैट वाज रियली ए हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे लाइक आपके इसमें 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्टैंडर्ड इस MCQ सेट का। तो आपको मैच करना है दोस्तों, क्या है आपका आंसर, तो कर लीजिए पहले इसको मैच पास करके। हाँ दोस्तों, 7 का आपका आ रहा है ए पार्ट, यानी ए इसका आंसर। पहले का यानी परफेक्ट सबस्टिट्यूट इंडिफरेंस करो, आपने पढ़ी होगी। तो इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट दैट गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अगर थोड़ा लिटिल बिट मैं यहाँ पे बनाऊँ एक्स कोमोडिटी वाई, तो इंडिफरेंस करो इज लाइक दिस, दिस इज़ अ नॉर्मल शेप ऑफ इंडिफरेंस करो। ठीक है दोस्तों, IC इसको हम बोलते हैं। तो अब ये तो नॉर्मल गुड्स जब होती हैं तब ये आपकी इंडिफरेंस करो बनती है। बट व्हेन यू हैव परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स, अगर आपके परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स हैं, लाइक परफेक्ट सबस्टिट्यूट क्या है, टी एंड कॉफ़ी। परफेक्ट सबस्टिट्यूट है, हाँ, टी एंड काफ़ी। टी एंड काफ़ी, अगर आपके ये परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स होंगे एक साइड से टी दूसरे से, तो आपकी जो इंडिफरेंस करो करो होगी दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर यहाँ से टी यहाँ से काफ़ी लेंगे तो इसका जो स्लोप होगा कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखना स्लोप इसका कांस्टेंट होगा। और मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन भी साथ में ही यहाँ पर बताऊंगा, वो भी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट याद रखना, ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन क्या हो गई कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हम कितना सेक्रीफाइस करेंगे। लेट मी ड्रा अनदर डायग्राम हियर। तो अगर आप यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू मेक ए प्रॉपर डायग्राम। तो अगर आप A से B तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इतना आप सेक्रीफाइस करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक
आप तो हमेशा इतना इतना ही सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है दोस्तों, ये कांस्टेंट रहेगा, दिस कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, तो आगे भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो आई विल टेक दैट। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का तो ए ही आएगा, यानी स्ट्रेट लाइन। तो कंप्लीमेंट्री यानी आपका हो गया ब्लैक पेन और रेड पेन, कंप्लीमेंट्री, नो नो सॉरी ब्लैक पेन, यानी राइट शूज़ और लेफ्ट शूज़, राइट शूज़ लेफ्ट शूज़, ठीक है दोस्तों। यानी आपका अगर सॉक्स होगा, लेफ्ट सॉक्स राइट सॉक्स, दीज आर कंप्लीमेंट्री थिंग्स, दैट मीन्स उनको आप यानी इंक एंड पेन, इंक एंड पेन, यानी अगर आपके पास बस इंक ही होगी, पेन नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस, इट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर अस। अगर आपके पास पेन ही होगा तो दैट मीन्स, अगर पेन अकेला होगा दैट मीन्स इंक, उसके पास इंक नहीं होगी तो पेन को यूटिलिटी हमारे हमारे लिए कुछ नहीं होगी, जीरो यूटिलिटी। दैट मीन्स वी आर यूजिंग कंप्लीमेंट्री गुड्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों। याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि कंप्लीमेंट्री लाइट लेफ्ट शूज़ और राइट शूज़। तो अगर एक ही आप पहनोगे तो दैट मीन्स इट इज़ इमैटेरियल टू हैव अ सिंगल शू, ठीक है या दोस्तों। तो हमारे पास पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए, देन ओनली वी हैव यूटिलिटी फॉर दैट थिंग। तो उसका क्या है, उसकी जो इंडिफरेंस, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था कि उसमें क्या है आपका, तो इसका एल शेप्ड इंडिफरेंस करो होगी दोस्तों। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जहाँ पे आपको ये ज़रूरत लगी, यानी इसका इतना, इसका इतना, यानी एक्स कमोडिटी का इतना, वाई का इतना, देन ओनली यू विल फील इट दिस कंफर्टेबल, और आई कैन से हैविंग यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो न्यूट्रल गुड्स, हाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूट्रल गुड्स, मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, वहाँ पे एक कंसेप्ट था मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स कोमोडिटी। अगर मार्जिनलिटी एक्स कोमोडिटी की ज़ीरो होगी, ठीक है दोस्तों, और वाई की ज़ीरो होगी, दैट मीन्स व्हेन न्यूट्रल गुड ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की तरह आपका न्यूट्रल गुड होगा, यहाँ एक्स की न्यूट्रल, दैट मीन्स यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। यानी अगर आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे एक्स एक्स के तो यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है दोस्तों। तो दैट मीन्स जितना भी आप ऐड करोगे एक्स का तो आपके यूटिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो हियर आई कैन से लाइक, इसकी इंडिफरेंस करो ऐसी होगी, कर लो ऐड, आप कितना भी कर लोगे वाई का कांस्ट, क्योंकि अगर वाई का ज़्यादा हो गया तो यू विल शिफ्ट ऑन नेक्स्ट, इंडिफरेंस करो। याद रखना दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने न्यूट्रल गुड एक्स एक्सिस की तरफ से लिया तो इंडिफरेंस करो पैरेलल टू एक्सिस, अगर वाई की तरफ से लिया दैट मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद रखना, ज़रूर याद रखना इसको। तो दैट मीन्स न्यूट्रल ऑन एक्स एक्सिस, ये तो पैरेलल होगी, ठीक है दोस्तों। तो हाँ, वन मोर थिंग इज, अगर दोनों के दोनों बैड होंगे, व्हेन बोथ गुड्स आर बैड, यानी पोल्यूशन एज वेल एज पोल्यूशन दोनों साइड से, देन इंडिफरेंस करो विल बी लाइक दिस, कनकेव होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर फिर 7 का ए बन गया। तो 4 क्वेश्चन कम से कम मैंने इंडिफरेंस का पूरा चैप्टर यहाँ पे ही कवर कर लिया। तो ये फ़ायदा है इस टेस्ट को करने का। तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरी या डाउट होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह मैं होप करूँगा कि आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं उनकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी उनको क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। यू हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनकम कंजप्शन करो। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आपको ये भी पढ़ना है, इनकम कंजप्शन करो एज वेल एज हेयर यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन ऑन प्राइस कंजप्शन करो। प्लीज़ हैव अ लुक अबाउट दिस पीसीसी करो एज वेल एज आईसीसी करो। हियर आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट पीसीसी। चलो थोड़ा पीसीसी का भी मैं यहाँ पे जिक्र करूँ। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप दोनों के दोनों कंसेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इनकम कंजप्शन करो के लिए 3 स्टेटमेंट्स आपके 1 2 एंड 3, यू हैव टू चूज़ यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आईसीसी पहले इसका आंसर आप बताइए क्या है 8th का। तो दोस्तों ऑल ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। तो जो भी ये इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट ज्वाइनिंग सक्सेसिव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज इनकम चेंज। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ये है यहाँ पे, तो ये है आपके बजट लाइन। यहाँ पे बजट लाइन पे आपका एक यहाँ पे ऐसे एक इक्विलिब्रियम होगा। तो जब व्हेन इनकम चेंजेस तो ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक बजट लाइन पे अपना अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो लेट अस कंसिडर वो यहाँ पे है। तो जब नेक्स्ट टाइम फिर से इनकम इंक्रीज होगी यहाँ पे भी,
तो ये जो सक्सेसिव इक्विलिब्रियम्स होती है, ये जो सक्सेसिव इक्विलिब्रियम्स ऑन डिफरेंट बजट लाइन्स, इसको हम बोलते हैं, ये जो कर्व बन गई है यहाँ पे, ये हो गया आईसीसी। दोस्तों याद रखना, ये हो गया आईसीसी। लिहाजा हाँ ये ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव। तो वी कैन डिराइव एंजल कर्व। हाँ दोस्तों एंजल कर्व ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजल। एंजल कर्व से हम, एंजल कर्व क्या होती है, ये होती है कि अगर यहाँ से यहाँ पे आप एक साइड से आप इनकम लोगे, दूसरी साइड से आप गुड क्वांटिटी ऑफ गुड लोगे, तो ये इनकम और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है, यही है एंजल कर्व। ये होगी एंजल कर्व। ठीक है दोस्तों, इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो इसके बहुत सारे शेप्स हैं, थोड़ा आप देख लेना कि कितने सारे शेप्स हैं। इसको अपवर्डिंग भी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी है एक। ठीक है दोस्तों, ऐसे मुझे यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एंजल करो ऐसे भी हो सकती है, थोड़ा एंजल करो ऐसे भी हो सकती है, बैकवर्ड बेंडिंग भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द गुड। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास इन्फीरियर गुड होगा देन इट विल बी बैकवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे मैं लिया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अगर इन्फीरियर गुड होगा तो देन दिस आईसीसी विल बी बैकवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका आएगा एंजल करो, ये आईसीसी, सॉरी आईसीसी इनकम कंजप्शन करो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो लिटिल बिट लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट प्राइस कंजप्शन करो आल्सो। तो याद रखना ज़रूर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये जो इस वक्त अगर प्राइस, यानी अगर प्राइस चेंज होगा, सिटिल बजट लाइन आल्सो शिफ्ट, यानी अगर ऐसे एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो इसमें शिफ्ट आता है ऐसे। तो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे इनको आप ज्वाइन कर लो, ये हो गया प्राइस कंजप्शन करो। इनकम कंजप्शन में इनकम चेंज होती है, प्राइस कंजप्शन में प्राइस। जब एक गुड का प्राइस चेंज होता है दैट मीन्स इट टिल्ट टिल्ट होता है, इसमें थोड़ा रोटेट एक ही साइड से होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिक स्टेटमेंट्स हैं या दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं आएगा आपको ये ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रिकी क्वेश्चन डाला आपके लिए। यहाँ पे कंज्यूमर इज़ एट इक्विलिब्रियम वायर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। हाँ दोस्तों, ये दिस इज़ योर सप्लाई करो, ये होगी आपकी, दैट इज़ योर डिमांड करो, इक्विलिब्रियम प्राइस इज हेयर, क्वांटिटी हेयर एंड प्राइस। आया समझ? तो देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या है, कंज्यूमर इज, हाँ इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। एज द प्राइस इंक्रीजेज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइसेस सप्लाई ओवरटेक्स डिमांड। हाँ, जब भी यहाँ पे, अगर आप यहाँ से ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो यहाँ तक ही डिमांड है, तो सप्लाई यहाँ तक है, दैट मीन्स सप्लाई ओवरटेक्स डिमांड, ये भी ठीक है। तो विद द डिमांड सप्लाई वी कैन डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाँ दोस्तों यहाँ पे हमने ये कंज्यूमर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स क्वांटिटी, क्यू है, पी है प्राइस, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बट नॉट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हम दोनों के दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सेम इज़ द केस विद द प्रोड्यूसर। डिमांड सप्लाई के थ्रू ही हम उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं वेदर ही इज़ इन द इक्विलिब्रियम। हाँ दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोनों के दोनों हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस, तो हम देख सकते हैं वो। तो तीसरा है इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट्स सप्लाई करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सप्लाई करो है आपकी, तो ये अगर आपकी सप्लाई करो है, सप्लाई करो, अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो इसका शिफ्ट यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया राइट। तो इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट सप्लाई करो, राइट, हाँ ठीक। अब दूसरा भी देखो यहाँ पे, डिक्रीज इन डिमांड। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी ये डिमांड होगी, अगर डिक्रीज होगी, अगर इंक्रीज डिमांड होगी तो यहाँ जाएगी, अगर डिक्रीज होगी यहाँ जाएगी। लिहाजा इसका डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट्स शिफ्ट्स, सॉरी यहाँ पे मुझे ये तो टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे सप्लाई के बजाय डिमांड थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको करेक्ट करना, यहाँ पे ये डिमांड थी, यहाँ पे ये डिमांड थी, डिमांड करो लेफ्ट होगी, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ आंसर इज़ 1, 2 एंड 4 इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज़ एक साइड से आपकी इलास्टिसिटी है, क्योंकि आपके सिलेबस में डिमांड है, डिमांड एनालिसिस। तो one of the important topic of demand analysis, I guess if they will ask question on demand, so the hot and fertile topic is your elasticity of demand. That is, I have taken this question, here is elasticity and here is shape of the curve. तो
इलास्टिसिटी शेप ऑफ द कर्व। यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक अगर होगी आपकी डिमांड, तो दोस्तों इसका पहला आंसर क्या है, का आंसर करें इसको 10 को सी है। दैट मीन्स अगर आपकी परफेक्ट इलास्टिक इन इलास्टिक होगी यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ से प्राइस आप लेते हो, यहाँ से क्वांटिटी। तो अगर आपकी परफेक्ट इन इलास्टिक होगी, दैट मीन्स यूर दिस कर्व विल बी लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल खड़ा होगी, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? हाँ दोस्तों, इलास्टिसिटी मीन्स स्लोप। ठीक है दोस्तों, इसका स्लोप क्या है? इन्फिनिटी है ना, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे परफेक्ट इनलास्टिक का डिमांड पूरी होगी, तो ये किसके साथ मैच होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, तो परफेक्ट इलास्टिक दैट मीन्स अगर ऐसी होगी वो, तो इसका स्लोप क्या है? स्लोप मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इसकी, याद रखना। प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स स्लोप क्या है इसका, तो इसका स्लोप है 0। हाँ, स्लोप इसका 0 है, तो इसका स्लोप 0 है, इलास्टिसिटी इसकी बन रही है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, स्लोप 0 है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी। इसका स्लोप इन्फिनिटी है, इलास्टिसिटी होगी 0। ठीक है दोस्तों, यूनिटेरी का 1 हो गया। ठीक है, तो यूनिटेरी का ऐसा होता है हमारा जो ग्राफ होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इन दिस वे ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि परफेक्ट इनलास्टिक हो गई उसकी प्राइस इलास्टिसिटी 0, परफेक्टली इलास्टिक की हो गई इन्फिनिटी, तो इसकी यूनिटरी की होगी 1। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर मार्क करना होगा। इन ए परफेक्ट कंपटीशन ए प्रोड्यूसर ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। दोस्तों आपका आंसर क्या है इसमें? 11 का डी है दोस्तों। ऑल आर आपको इनकरेक्ट बताना होगा। ऑल आर इनकरेक्ट है, यहाँ पे सारे के सारे इनकरेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वहाँ पे आपको प्रॉफिट्स नॉर्मल भी होते हैं, सुपर नॉर्मल, इट डिपेंड। अगर शॉर्ट रन होगा नॉर्मल भी होगे, सुपर। लॉन्ग रन में आप हमेशा अर्न करोगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि ना, लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स हमेशा अर्न करोगे, तो शॉर्ट रन में आपकी प्रॉफिट लॉस भी होंगे। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी होंगे, अब नॉर्मल भी होंगे। तो दैट मीन्स ये तो गलत है, क्योंकि इसने इसमें बताया परफेक्ट कंपटीशन ऑलवेज अर्नर्स, नहीं ऑलवेज नहीं, शॉर्ट रन में तो नॉर्मल कहाँ होते हैं। तो इन मोनोपोली या प्रोड्यूसर में इनक्योर लॉस, नहीं दोस्तों, हमेशा मोनोपोली में लॉस नहीं होता है। ए मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर हैज़ कंट्रोल ऑन बोथ प्राइस एंड कंट्रोल। दोस्तों ये भी गलत है, सारे के सारे गलत हैं। तो यहाँ पे आपने इसमें पढ़ा होगा मोनोपोली में कि वहाँ पे नार प्रॉफिट्स हमेशा होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये मोनोपोलिस्टिक का बताऊँ कि अगर यहाँ पे ये हो गया आपकी डिमांड एंड ये रेवेन्यू, डिमांड करो एंड मार्जिनल रेवेन्यू करो, ये दिस वन। तो यहाँ पे अगर ये सेट करेगा, लेट मी टेल यू, इसका कंट्रोल नहीं होता है दोनों पे, ना प्राइस एक पे ही होता है। लाइक अगर इसने यहाँ पे सेट प्राइस किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांड डिटरमाइन हुई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर उसने क्वांटिटी फिक्स की, यहाँ यहाँ तक मुझे सेल करना है, तो इसका मतलब गया प्राइस इसके हाथ में नहीं होगा, ये खुद ही डिसाइड होगा। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। 3 स्टेटमेंट्स है दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा यहाँ से। तो 3 स्टेटमेंट्स, विच आर द फॉलोइंग फीचर कौन है परफेक्ट कंपटीशन का? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट नॉट सेलर्स। दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बट नॉट सेलर्स, नहीं सेलर्स भी लार्ज, दैट मीन्स दिस वन इज इनकरेक्ट। सेलर्स भी लार्ज होते हैं, बायर्स भी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस होती हैं, याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस होती हैं, बट अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसेस होगी तो डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इम्पॉसिबल हेयर, दैट इज रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, नहीं दोस्तों, जब यूनिफॉर्म प्राइस होगा तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, परफेक्ट सबस्टिट्यूट होता है, दैट मीन्स बोथ आर इनकरेक्ट। क्लोज भी नहीं होता है, क्लोज सबस्टिट्यूट, परफेक्ट सबस्टिट्यूट। तो हर एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। 12 को आपका आंसर है डी। हियर इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। यहाँ से फिर से आपको 4 स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, यहाँ से आपको फिर आंसर मार्क करना होगा। यू हैव फर्स्ट स्टेटमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स। तो मैंने सिलेबस की हर एक लाइन से आपके क्वेश्चंस बनाए हैं, तो
आई मीन क्वेश्चन नंबर 13 कंटेन्स एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस, राइट दोस्तों। तो मेहनत से बनाइए, आप भी अच्छे से इसको पढ़िए करिए और शेयर भी करिए बाकी लोगों के साथ। तो खूब एंजॉय करिए। अगर स्कोर कम भी हो रहा है तो डोंट डिमोरलाइज, आपका मॉरल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पेपर स्टैंडर्ड तो अच्छा खासा है। अगर आपके 15 भी बन रहे हैं स्टिल दैट इज सफिशेंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट, पहला स्टेटमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर एंड कैपिटल ओनली। नो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें वन मोर इज एबसेंट दैट इज एंटरप्रेन्योर, हियर इट इज़ रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से निकालने होंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिव इज एडिशनल प्रोडक्टिविटी बाय एम्प्लॉइंग एडिशनल, हाँ दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी ये, आपने ये पढ़ा होगा, इजी कंसेप्ट है। एंड आइसोकांट इज सेम इन द शेप एज दैट ऑफ इंडिफरेंस कर, हाँ दोस्तों आइसोकांट और इंडिफरेंस करो सेम शेप है, एग्जैक्ट, ये ठीक है, ये भी ठीक है, पहला गलत था। बजट बजट लाइन इज सेम एज आइसोकास्ट, हाँ दोस्तों अगर आपने बजट लाइन पढ़ा होगा, बजट लाइन इज लाइक दिस, तो ये कंज्यूमर के लिए होती हैं, तो प्रोड्यूसर के लिए होती हैं, आइसोकास्ट लाइन, दिस कॉल्ड आइसोकास्ट लाइन प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे इंडिफरेंस को करो होती हैं किसके लिए, तो ये होती हैं हमारे कंज्यूमर के लिए, तो यहाँ पे आइसोकांट होता है प्रोड्यूसर। तो आइसोकांट क्या हो गया, आइसोकांट हो गया कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, वहाँ पे हो गया इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 13 का, अब डी, यानी 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। काफ़ी अच्छे से मैं समझ ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा अपने बुक्स पे अगर आपका डाउट रहेगा तो यू कैन रेफर टू योर स्टैंडर्ड बुक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हायर इंडिफरेंस करो गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बट लोअर आइसोकांट गिव्स लोअर प्रोडक्शन। दोस्तों हाँ, अगर आपका यहाँ पे एक इंडिफरेंस करो है, ये आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 देगी, तो जो हायर होगी वो आपको 20 दोगी, हाँ दोस्तों ये ठीक है पहला, यानी इसका पहला इतना तो ठीक है। अब इसमें थोड़ा और है, बट लवर आइसोकांट गिव लवर प्रोडक्शन, हाँ दोस्तों अगर आइसोकांट ये एक 100 यूनिट देगा, हायर देगा 200, लवर देगा 15, हाँ ये भी ठीक है, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन अलॉन्ग द सेम आइसोकांट। दोस्तों अगर आपके पास ये आइसोकांट है, दोस्तों अगर आपके पास ये आइसोकांट है, ये मान लीजिए आपके पास आइसोकांट है, तो मार आप जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होती है वहाँ पर हम सिंपली बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व में नहीं, आइसोकांट में हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, बस उसमें कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, डिटो सेम, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे भी सिंपल, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आप कितना सेक्रीफाइस करोगे, इसका इतना हमने सेक्रीफाइस किया, इसका इतना, तो अगर आप यहाँ से आप यहाँ तक गए, कितना सेक्रीफाइस किया, इतना। हाँ दोस्तों अगर आपकी शेप आइसोकांट की ये हो गई कन्वेक्स टू ऑरिजिन होगी, इसमें ये डिमिनिशिंग होगी, ठीक है दोस्तों। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी डिमिनिशिंग इन कन्वेक्स। अगर आपका ये ऐसा होगा डिफरेंस ये, तो आपका जो होगा ये हो गया इंक्रीजिंग, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विल बी इंक्रीजिंग इन केस ऑफ कनकेव। तो अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन होगी आइसोकांट, तो ये हो गया कांस्टेंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो इन दिस वे ये तो आपने बोला ठीक है, ये भी अब ठीक ही है, ठीक है। तो बजट लाइन शिफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज चेंजेस इन इक्वल, हाँ दोस्तों बजट लाइन जो होगी, अगर ये बजट लाइन एक तो इनकम से भी शिफ्ट होती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई ये शिफ्ट होगी। दूसरा अगर आपकी प्राइसेस यानी एक्स या वाई यहाँ से हैं, अगर इनके प्राइसेस इक्वल प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो अगर इंक्रीज हुई तो शिफ्ट होगी बाहर, अगर इक्वल प्रपोर्शन में डिक्रीज हुई तो अंदर यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर अनइक्वल प्रपोर्शन में होगी, लाइक वी हैव ऑरिजिनल बजट लाइन लाइक दिस, तो अगर अनइक्वल यानी ज़्यादा, अगर ज़्यादा एक्स कोमोडिटी का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो वाई का भी इंक्रीज हुआ बट लेस एज कम्पेयर टू वाई, फिर इसमें थोड़ा लिटिल बिट स्लोप में चेंज आएगी, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे यहाँ जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, 14 का आंसर क्या बन रहा है आपका,
तो हमें बोलता है चूज अ इनकरेक्ट। दोस्तों ये भी करेक्ट निकला, ये भी इनकरेक्ट। इसमें क्या है, नन इज इनकरेक्ट, यानी सी इसका आंसर है। तो नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग द रिकार्डो थ्योरी है आपके सिलेबस में, तो इससे भी मैंने क्वेश्चन लाया, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल भी नहीं है बट मॉडरेट लेवल का है। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियन थ्योरी रेंट एक्योर टू लैंड ओनली। रिकार्डो बता रहा है कि आपका रेंट सिर्फ लैंड से ही आएगा, तो एज सेड बाई मॉडर्न थ्योरी। दोस्तों उसमें फिर एडिशन है मॉडर्न थ्योरी का। तो रिकार्डो की जो थ्योरी थी वो थोड़ा मॉडिफाई की थी मॉडर्न थ्योरी ने। तो ये बोल रहा है कि रिकार्डो ने बोला था कि रेंट अराइजेज ओनली फ्रॉम लैंड एज सेड बाई मॉडर्न थ्योरी, जैसा कि मॉडर्न थ्योरी ने भी बोला था। दैट मीन्स बोथ हैव कॉमन मीनिंग्स। तो ये ठीक है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि रिकार्डो ने बोला था लैंड से ही रेवेन्यू ये रेंट आएगा, सॉरी रेंट आएगा सिर्फ ओनली फॉर लैंड। बट बट द मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी एडज वन टू टू मोर फैक्टर्स ऑफ लाइक, उसने बोला लैंड से भी आ सकता है, कैपिटल से भी, बिल्डिंग से भी। हाँ दोस्तों, तो हर रेंट अराइजेज इन एवरी वेज, ये तो मॉडर्न थ्योरी ने बोला। दूसरा स्टेटमेंट, दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट हमारा गलत बन रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो रेंट अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लैंड। तो रिकार्डो ने बोला था स्कार्सिटी, नहीं दोस्तों, उसने बोला था डिफरेंस इन फर्टिलिटी। तो ये जो बोला था रिकार्डो ने नहीं बोला था स्कार्सिटी ऑफ लैंड, तो मॉडर्न थ्योरी वालों ने बोला था। मॉडर्न ने बोला था जो रेंट आ रहा है हमारा इट इज़ ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ लैंड, वाइल द रिकार्डो टोल्ड अबाउट द डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दैट मीन्स ये भी गलत है। याद रखना, इसमें थोड़ा लिटिल बिट मैंने चेंज की, उल्टा पलट किया। तो याद रखना कि रिकार्डो ने क्या बोला था, डिफरेंस इन फर्टिलिटी, बट मॉडर्न ने बोला था स्कार्सिटी ऑफ लैंड, लिहाजा ये गलत बन रहा है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट डज नॉट एंटर्स इनटू द प्राइस। हाँ ये ठीक है, क्योंकि रिकार्डो ने बोला कि रेंट एंटर प्राइस में नहीं होता है, दैट इज रेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्राइस। सो इन दिस वीक 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बन रहा है ओनली सी इज करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों आरबीआई का आपके सिलेबस में आरबीआई का टॉपिक है, तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन लिया एमपीसी कमेटी। तो अगर आपके पास ये, अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एमपीसी कमेटी है। आपका 16 का आंसर क्या है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है यहाँ से कौन सा करेक्ट है। दोस्तों 16 का आंसर है ओनली वन इज करेक्ट, यानी एमपीसी कमेटी जो थी ऑन इट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ अरिजीत पटेल कमेटी। तो इसमें 6 मेंबर्स हैं, ये ठीक है, हाँ 6 मेंबर्स हैं। हेडेड बाई फाइनेंस, नहीं दोस्तों, ये जो गवर्नर होता है आरबीआई का वो हेड कर रहा है इसको, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में आपके इतने 5 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, यानी जो फंक्शन नहीं होगी आरबीआई की। बैंकर टू गवर्नमेंट, हाँ दोस्तों बैंकर हैं। एक्सचेंज मैनेजमेंट, हाँ दोस्तों ये है, बट नॉट कंट्रोल, ये गलत है। हाँ कंट्रोल भी कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। इतना था पहले, एक्सचेंज मैनेजमेंट था बट नॉट कंट्रोल, ये नहीं कंट्रोल भी करता था। क्रेडिट कंट्रोल, हाँ ये एक फंक्शन है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, ये भी है। मेकिंग फिजिकल पॉलिसी, नो इट इज़ द जॉब ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज़ गवर्नमेंट। तो इसका जो जॉब है फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। दैट मीन्स यू हैव स्टेटमेंट 2 and 5 इनकरेक्ट, आंसर इज सी, 17 का सी है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर फॉलोइंग, फिर से आपकी 3-4 स्टेटमेंट्स है, यहाँ से चूज़ करना है करेक्ट, करेक्ट आपको चूज़ करना है यहाँ से दोस्तों। आपको लिबरलाइजेशन एक टॉपिक है वहाँ पे, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ डाइवर्सिटी लेके आया हूँ। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स अलग, बिल्कुल डिफरेंट। दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लास। तो जो 1991 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो उसने ये रिमूवल ऑफ मैंडेटरी क्लास वहाँ पे लगाया है उस पॉलिसी में। तो दोस्तों आंसर क्या है आपका, तो पहले इसका आंसर सुनिए आप, 18 का डी है, यानी 2 and फर्स्ट आर करेक्ट है। हमें क्या बोलना है, हाँ हम लोगों का बोलना, हाँ फर्स्ट इज़ करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों क्या होता था, अगर आपकी फर्म होती है तो ओबियसली जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है दे आर फाइनेंस्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर से ये यानी जो कर्जा लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से,
प्रोडक्शन सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से कर्जा लेता है, ठीक है दोस्तों, उसके लिए उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आसानी से इसको लैंड करता था यानी फर्म को। तो अब उसको ये रिपे भी करना होता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओबियसली समटाइम्स द सिचुएशंस अराइजेज सो दैट द प्रोडक्शन सेक्टर आर द इंडस्ट्री आर नॉट इन अ पोजिशन टू रिपे दिस डेट। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर या जिस जहाँ से भी उसने लोन लिया होगा, तो उसको बता रहा था जो मैंने आपको लोन दिया था इसको आप इक्विटी में चेंज करो, क्योंकि इक्विटी अगर इसकी होगी इस प्रोडक्शन सेक्टर में या इंडस्ट्री में, तो इसका दबदबा बन जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ये डिसीजन ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये उनके लिए ये थ्रेट था बिफोर 1991, उनके लिए एक थ्रेट था, क्योंकि उनका ओवरटेक होता था, इंडस्ट्री का ओवरटेक होता था कॉरपोरेट यार, और आई कैन से द फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी था, जो भी उसके लिए कर्जा प्रोवाइड करता था, तो दैट वाज टेकिंग ओनरशिप, ठीक है दोस्तों, ये उनके लिए थ्रेट। अब ये रिमूव किया था, अब ये जो न्यू पॉलिसी थी उसने इसको रिमूव किया था, नहीं यू कैन नॉट टेक इक्विटी इफ़ यू हैव ग्रांटेड लोन टू दिस इंडस्ट्री, राइट। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक बन गया, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2021 मेड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ दोस्तों, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इट वाज मेड अंडर कंपटीशन एक्ट 2021। पहले तो हमारे पास था MRTP एक्ट 1969, याद रखना 1969 था, ठीक है। ये इसमें कुछ प्रोविजन्स थे दैट वाज एक्चुअली हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ आवर इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ लिमिट रखा था, आई थिंक 500 करोड़, तो उनका कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, अप्रूवल लाना था, तो दैट वाज एक्चुअली हम्परिंग आवर इकॉनमी। तो फिर नया कंपटीशन एक्ट, हाँ ये ठीक है। पोस्ट लिबरलाइजेशन देयर वाज नो सरप्लस ऑन करंट अकाउंट, पोस्ट लिबरल यानी 1991 के बाद हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक तो होता है उसमें करंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आपका होता है ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता है आपका कैपिटल लाइक बारोइंग्स, ठीक है, लोन, कमर्शियल बारोइंग्स इसमें आते हैं। तो ये बोलता है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद नो सरप्लस इन करंट अकाउंट में आपका सरप्लस नहीं था, नहीं दोस्तों, हमारा था इनफैक्ट 2001 से 4 तक, यानी 2 3 साल तक हमारा सरप्लस था, याद रखना सरप्लस था, लिहाजा ये गलत है, उसने बोला कभी नहीं था। रिसेंटली भी हमारा जो करंट अकाउंट था इसमें सरप्लस आया ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो हमारे इम्पोर्ट्स थे वो कम हो गए, बंद हो गए, दैट मेजर पोर्शन दैट इज़ वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल, दैट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इम्पोर्ट। जब ऑयल ही बंद हो गया तो हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें सरप्लस आ गया रिसेंट, दैट इज दिस वन इज इनकरेक्ट। इम्पोर्ट कवर इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डॉलर्स बारोड फ्रॉम IMF टू इम्पोर्ट नेसेसरी गुड्स। तो इम्पोर्ट कवर यहाँ पे बता रहा है, ये तो डिफाइन हो रहा है कि आपने कितने डॉलर बारो किए IMF से, सो दैट वी कैन इम्पोर्ट नेसेसरी गुड्स। नहीं दोस्तों, इम्पोर्ट कवर हो गया कि आपके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज होगा, सो दैट यू कैन इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है दोस्तों। तो कितना टाइम तक अगर आप मतलब इस करंट रेट से अगर आप इंपोर्ट करोगे, कितने टाइम तक ये जो आपके रिजर्व्स हैं ये तो बिल्कुल आपके डिप्लीट हो जाएंगे। तो 14 मंथ, समटाइम्स 18 मंथ्स, ठीक है, 2 ईयर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट कवर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बन गया 18 का, डी। 2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर किए, बहुत सारा डिस्कस करना था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉमिनल GDP इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल GDP। आपने नॉमिनल GDP और रियल GDP पढ़ा होगा। नॉमिनल GDP क्या हो गया दोस्तों, अगर आपके पास यानी एक साल में अगर आपकी प्रोडक्शन हो गई, लेट मी टेल द सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपने एक साल में बिल्कुल पेन बनाए थे, 10 पेन बनाए आपने एक साल में, तो आपका है 10 पेनज इज़ योर रियल GDP, ठीक है। तो नॉमिनल GDP, ये रियल GDP क्या होता है, लेट मी टेल यू। तो रियल GDP क्या होता है कि हम एक बेस ईयर यहाँ पे फ्रेम करते हैं, तो अगर 10 जो पेनज हमने प्रोड्यूस किए उस वक्त उनके जो मार्केट प्राइस था दैट वाज 5, ठीक है। आपका रियल GDP उस बेस ईयर प्राइस में, बेस ईयर में 10 × 5 कितना हो गया,
10 5 50, यानी 50 आपका रियल जीडीपी था। तो अब करंट में हम नॉमिनल अगर देखेंगे कि नॉमिनल क्या होता है, ये हो गया अगर आपने 10 इस साल आप अगर आपने 10 पेन प्रोड्यूस किए तो उसका हम प्राइस देखते हैं कि बेस ईयर में क्या था इनका प्राइस, यानी 5 था। दैट मीन्स ओवर नॉमिनल ये रियल जीडीपी इज 15। नाउ इन करंट ईयर अगर हमारे सिंपली हमने 10 ही पेन प्रोड्यूस किए तो हम करंट ईयर के प्राइसेस देखते हैं। करंट ईयर मीन्स अगर आपके अब 10 हो गए, 10 यानी आज का प्राइस जो 10 है, दैट इज 10 10 आर 100, दैट इज हमारा नॉमिनल 10 है। तो ये 100 है, ये 15 है, दैट मीन्स नॉमिनल इज मोर। तो अगर प्राइसेस कम हुए होंगे किसी भी ईयर में प्राइसेस कम हुए यानी 4 से, दैट मीन्स 40 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रियल जीडीपी में आपका जो बेस ईयर प्राइसेस कंसिडर किए जाते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर, लिहाजा आपका नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से भी ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। तो नॉमिनल जीडीपी जो होगा वो ज़्यादा होगा कब, जब आपके प्राइसेस ज़्यादा होंगे बेस ईयर प्राइस से। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कम होगा जब आपके प्राइसेस कम होंगे बेस ईयर प्राइसेस से। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपने समझ लिया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर, नो इट कैन बी मोर और लेस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको समझाया कि नॉमिनल जीडीपी कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, करंट ईयर प्राइसेस। फ्रॉम जीडीपी डेफिलेटर, हाँ दोस्तों इसको भी ज़रूर आप याद रखिए कि जीडीपी डेफिलेटर क्या हो गया। जीडीपी डेफिलेटर, तो रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, तो आई वॉज सपोज टू परचेज द राइटिंग टैब, तो वहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों को डिस्कस करूँगा ये टॉपिक, बट आई हैवंट परचेज दैट। विद द हेल्प ऑफ यू गाइज आई विल परचेज दैट। तो यहाँ पे जीडीपी डेफिलेटर है हमारे पास। जीडीपी डेफिलेटर की डेफिनेशन तो है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल और रियल जीडीपी मैंने पहले से ही डिस्कस किया आपको। अगर आपका कन्फ्यूजन अभी भी होगा तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, यानी हम जो एग्जांपल हमने ली थी वहाँ पे हमें नॉमिनल जीडीपी 100 आया था तो रियल जीडीपी 50 ही था। तो इनटू हम इसको 100 करते हैं, दैट मीन्स 200, दैट मीन्स 200 निकला वहाँ पर। तो ये जनाब ये जो 200 निकला, दिस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। एक तो ये आपका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या शो कर रहा है, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर 200, दैट मीन्स बेस ईयर का जो हमारा होता है वहाँ पे 100% हम लेते हैं, तो 100% इंक्रीज़ हुई है प्राइसेस से। हाँ आपने अगर आपने देखा होगा वहाँ पे हमने 5 लिया था पहले प्राइस, फिर 10, दैट मीन्स 100% इंक्रीज। हाँ इसने भी दिखाया था 200% आए। हाँ यहाँ से आपने थोड़ा एक्सप्लेन मैंने इसको किया कि जीडीपी डेफिलेटर से हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये दिखाया भी आपको, तो अच्छे से आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप समझिए इसको। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट है, ये आपको गलत निकला ये ठीक निकला। तो यहाँ पे इनकम जनरेटेड बाय अंबानी इन लंदन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल। दोस्तों नेशनल इनकम आपने पढ़ा होगा, बट आपने इस पर कम फोकस किया होगा आई होप। तो मेरा यही मोटिव तो मेरा यही है कि आपके जहाँ पे आप मतलब नज़र नहीं होती हैं उन पॉइंट्स पे, तो वही पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आता हूँ इन द फॉर्म ऑफ दिस एमसीक्यू सेट। सो प्लीज़ वॉच ऑल द एमसीक्यू सेट्स। तो यहाँ पे अगर नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं आप, तो नेशनल इनकम क्या होती है, ये तो होती है वो जो इनकम, तमाम इनकम जो आप नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। नेशनल इनकम हो गई है जो भी इनकम इंडियन रेजिडेंट्स जनरेट करेंगी, चाहे वो इंडिया में करेगी या आउटसाइड या बाकी कंट्रीज़ में। तो बस इसका यही है कि इंडिया का होना ज़रूरी है, यानी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। चाहे फिर वो अमेरिका में प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे यही है इनकम जनरेटेड बाय अंबानी इन लंदन दोस्तों इज़ नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। तो मैंने यही बोला कि नेशनल इनकम में चाहे आपका जो नॉर्मल रेजिडेंट है जहाँ भी वो ये इनकम जनरेट करेगा तो दैट इज़ काउंटेड इन नेशनल इनकम। तो हियर इट इज़ इनकरेक्ट, काउंट तो हो जाएगी क्योंकि अनिल अंबानी हमारा ही सिटीज़न है, नॉर्मल सिटीज़न है हमारा। तो चाहे वो लंदन में प्रोडक्शन करेगी या इनकम जनरेट होगी लंदन या यूएसए में, तो दैट विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ रॉन्ग दोस्तों। साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पे थोड़ा डाउट आपको होगा, तो यहाँ पे मैंने वन मोर स्टेटमेंट भी रखा, एमएनसीज ऑफ यूएसए, यानी एमएनसी ऑफ यूएसए ऑपरेटिंग इन इंडिया। जो भी एमएनसी यूएसए में होगी ऑपरेट कहाँ कर रही,
इंडिया में, इट इज़ प्रोडक्शन इज़ काउंटेड इन नेशनल इनकम, उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट की। मैंने अभी आपको बोला था जो नेशनल इनकम होगी उसमें हम बस जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगी, तो इनकम जो भी जनरेट होगी थ्रू दिस NRI, जिस नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो हम GDP में, ये नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। लाइक अगर आपका सिटीज़न चाहे वो अमेरिका में होगा, प्रोडक्शन या उसकी फैक्ट्री वहाँ होगी, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल इनकम। अगर अब MNC यानी कोका कोला, अब USA की कोका कोला यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है दोस्तों, तो क्या हम उसको इसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नहीं। मैंने अभी बोला कि नेशनल इनकम में हम बस काउंट क्या करते हैं, जो इंडिया का रेजिडेंट होगा। तो MNC इज़ नॉट द रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ फ्रॉम USA, सो वी आर नॉट काउंटिंग इट इन आवर नेशनल इनकम, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ GDP, बट इट इज़ द, क्योंकि GDP में क्या होता है, नेशनल इनकम में आपके जो इनकम होगी वो जनरेट होगी थ्रू योर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो GDP में क्या होगी, तो हियर द इनकम्स आर काउंटेड विच आर जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है दोस्तों अगर आपके पास ये इंडिया का मैप है, लाइक अगर आपके पास ये इंडिया है, तो चाहे यहाँ MNCs USA की होंगी या इंडिया की होंगी, तो जो भी इस इंडिया में, इंडिया बाउंड्री में जो भी इनकम जनरेट होगी थ्रू नॉन रेजिडेंट्स आर रेजिडेंट्स, वी आर काउंटिंग देम इन GDP, यानी डोमेस्टिक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, नॉट इन नेशनल इनकम, NNP हो गया नेशनल इनकम, इस पे हम उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या आ गया 19 का, तो 19 का आंसर हो गया B, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ से आपको आंसर करना होगा। यहाँ पे नेट रिटेनड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड इज इंक्लूडेड इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों आपने अगर GDP GNP वगैरह आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि नेट इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, तो एक तो होता है नेट रिटेनड अर्निंग क्या हो गई, इसके जो पार्ट्स, मतलब हम इनको ही ऐड करते हैं। तो लेट मी राइट हियर, यहाँ पे नेट इनकम अर्नड अब्रॉड, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक नेट रिटेनड अर्निंग, जो यहाँ पे मैंने रखा है प्लस, तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी होती है। तो 2-3 पार्ट्स है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने यही रखा कि नेट इनकम रिटेनड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड इज़ इंक्लूडेड इन नेट फैक्टर इनकम। हाँ अभी मैंने ये बोला, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो हमें इनकोरेक्ट बोलना है, याद रखना, यहाँ पे इनकोरेक्ट हमने बोलना है। GDP इंक्रीज इज ऑलवेज इंक्रीज वेलफेयर, GDP इंक्रीज होना दैट मीन्स वेलफेयर इंक्रीज, नो, क्योंकि GDP इंक्रीज होगा अगर हम लाइक इफ़ वी प्रोड्यूस अल्कोहल एंड सिगरेट्स, स्टिल वी कैन इंक्रीज अवर GDP, बट द वेलफेयर विल डिक्रीज, राइट, so that means this is wrong. Corporate saving and taxes are components of national income, हाँ, बट नॉट ऑफ पर्सनल इनकम, हाँ दोस्तों ये ठीक है। कॉरपोरेट सेविंग जो और टैक्सेस हैं पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, याद रखना। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यही हमें इनकरेक्ट ही यहाँ पे पिक करना था। तो 20 का C हो गया। तो यहाँ पे हमारा 21 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स फिर से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है करेक्ट, मगर करेक्ट बोलना है आपको। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्या लगता है आपको दोस्तों इसका आंसर होगा? इसका आंसर है B, यानी 2 and 3 इज करेक्ट। ये गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है दिस इज़ नॉट क्वालिटेटिव, इट इज़ क्वांटिटेटिव। क्योंकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि हाउ मच यू प्रोड्यूस इन अ ईयर, दैट मीन्स अगर आपने 10 क्विंटल प्रोड्यूस किए या 12 क्विंटल, दैट मीन्स इट इज़ क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव, दैट इज़ क्वालिटेटिव, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज पर योर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट, इन योर एंगल इट इज़ डिफरेंट। तो एक बोलेगा कि हम डेवलप्ड हैं, एक बोलेगा हम अंडर डेवलप्ड हैं, एक बोले हर एक आदमी का अलग अलग परसेप्शन होता है डेवलपमेंट को देखने का। दैट मीन्स दिस इज़ क्वालिटेटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वैल्यू न्यूट्रल,
हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ वैल्यू न्यूट्रल, क्योंकि अगर आपने प्रोड्यूस किया 10 क्विंटल, दैट मीन्स यू कैन नॉट से आई हैव प्रोड्यूस्ड 11 क्विंटल। तो वैल्यू इसमें आप, हाँ अलबत्ता इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैल्यू न्यूट्रल होगा, क्योंकि एक बोलेगा हाँ ये तो डेवलप्ड है, दूसरा बोलेगा नहीं ये अंडर डेवलप्ड है। दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वैल्यू वैल्यू बाय आसट, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ठीक है, पहला गलत है, दूसरा ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगी, एंड वाइल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। हाँ दोस्तों, क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि हमारी -23% ग्रोथ थी, हो गई ये नेगेटिव। तो लास्ट ईयर 7% ग्रोथ थी, दैट वाज पॉजिटिव। हाँ ये ठीक है। तो इन दिस वे आपका आंसर क्या बना 21 का बी, यानी 2 3 इज़ करेक्ट। तो बहुत सारे डाउट्स मैंने हर एक डाउट पे आपके क्वेश्चंस बनाए, स्टेटमेंट, सो दैट यू विल गेट वेल अवेयर अबाउट योर डाउट्स। तो यहाँ पे हाँ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ग्रोथ ग्रोथ का तो वहाँ पे एक लाइन है, ग्रोथ एंड अनडेवलप्ड इकोनॉमी समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों अगर आपको, तब भी मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बेशतर मैंने एग्जाम में देखा है। क्यूजनेट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको करने हैं। क्यूजनेट इज हाइपोथेसिस आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड यू शेप्ड। जो क्यूजनेट की एक हाइपोथेसिस है दैट इज़ लाइक यू शेप्ड, क्योंकि उसने बोला कि पहले स्टेज अगर जब आपका डेवलपमेंट का पहला स्टेज होगा तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आपको इंक्रीज़ होगी, फिर एक टाइम आएगा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, फिर लास्ट स्टेज होगा डेवलप्ड स्टेज, वहाँ पे डिक्रीज़ होगी इनइक्वालिटी। जैसा इंडिया में अभी हम इस स्टेज में हैं तो हमारी इनइक्वालिटी बढ़ रही है अब, फिर इसमें तो यूएसए में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये दो स्टेजेस क्रॉस किए हैं। नाउ दे आर इन द थर्ड स्टेज, दैट मीन्स वहाँ पे इनइक्वालिटी डिक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है ठीक, ठीक है दोस्तों। तो गिनी कोफिशिएंट आपने पढ़ा होगा दोस्तों, गिनी कोफिशिएंट दैट मीन्स जीरो, जीरो मीन्स 0 और 1 के बीच होता है गिनी कोफिशिएंट। तो अगर 1 होगा दैट मीन्स कंप्लीटली इनइक्वालिटी। हाँ दोस्तों, जब 1 होगा इट इज़ कंप्लीटली इक्वालिटी। तो आपको याद ऐसे इसको रखना है कि 1 मीन्स एक ही के पास वैल्थ है, ठीक है दोस्तों। तो 1 मीन्स एक ही के पास वैल्थ है, ठीक है दोस्तों। 0 मीन्स हर किसी के पास, सर्कल में हर किसी के पास वैल्थ है। तो 1 मीन्स एक ही के पास वैल्थ है, दैट मीन्स अगर गिनी कोफिशिएंट 1 होगा तो कंप्लीट इनइक्वालिटी, ये भी ठीक है दोस्तों। वहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यहाँ पे मैं उसका स्टेटमेंट भी लाया था, तो आपके लिए यहाँ पे उसका स्टेटमेंट भी है। दैट मीन्स पॉवर्टी, ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी पुअर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट, डी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एंजॉयड वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हो, तो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक ग्रुप होगा, तो उसमें आप शेयर करें, तो शेयर करने से कुछ कम नहीं होगा। तो इन दिस वे अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करोगे तो आपको भी पता लगेगा वायर आई एम स्टैंडिंग प्रेजेंटली। आपको अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी तो वो आपको पता चल ही जाएगा। तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ डाउट क्वायरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर उसके अलावा भी कुछ पूछना होगा तो आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा तो वहाँ पर